मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 टिप्स के बारे में जो कि आपकी हेल्प करेंगी पॉल साइंस में अच्छे मार्क्स लाने में। टिप नंबर 1, डू नॉट लीव योर एग्जाम सून, टू सून। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, पेपर कंप्लीट हो गया पॉल साइंस का, अब क्या करेंगे, अब आधा घंटा बचा हुआ है अभी एग्जाम में, पहले ही पेपर दे देंगे, सबमिट करा देंगे और चले जाएंगे। नहीं, ये गलती मत करो। पेपर कर लिया है, अब उस पेपर को रिवाइज करो, देखो कि क्या तुम अपनी कोई गलतियां पकड़ सकते हो, क्या ऐसी कोई चीजें हैं जो तुम सही कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला। तुम्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि तुमने बाकी बच्चों से पहले अपना पेपर खत्म कर लिया। इसका ये मतलब है कि तुम अभी अपने पेपर में और चीजें ऐड कर सकते हो। कुछ 1-2 पॉइंट्स हो सकते हैं जो तुम लिखते हुए भूल गए हो, पर अब वो पॉइंट्स तुम याद कर सकते हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो तुमने अटेम्प्ट ही ना किया हो जल्दबाजी में और तुम्हारा गलती से मिस आउट हो गया हो। बहुत बच्चों के साथ ऐसे होता है। इसीलिए पेपर करने के बाद जैसे ही तुम्हारा पेपर कंप्लीट हो गया, सबसे पहले ये चेक करो कि क्या तुमने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, क्योंकि कभी कभार गलती से कुछ बच्चों के कुछ क्वेश्चंस छूट भी जाते हैं और वो जानबूझ के नहीं छोड़ना चाहते, पर क्योंकि पेपर फोल्ड करके पढ़ रहे होते हैं और आंसर लिख रहे होते हैं, तो इसी चक्कर में कुछ क्वेश्चंस गलती से वो लिखना ही भूल जाते हैं एग्जाम में। तो मेक श्योर ये गलती तुमसे ना हो और सारे क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट करो। और दूसरी चीज, इस बात पे जरूर ध्यान देना कि तुम्हारी कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हुई हो, कोई ऐसी सिली मिस्टेक्स ना कर रखी हो। तो वो सारी चीजें तो तुम्हें तभी पता चल सकती हैं जब तुम रिवाइज करो आराम से, तसल्ली से पेपर को बैठ के। और जल्दीबाजी में भागने की मत करो एग्जामिनेशन हॉल से, क्योंकि ये तुम्हारे पूरे साल की मेहनत इस एक एग्जाम से टेस्ट होने वाली है। ठीक है। टिप नंबर 2, टाइमिंग। अपनी टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। तुम किसी भी चीज़ को रिवाइज कर रहे हो, कोई भी टाइम टेबल बना रहे हो पॉल साइंस के एग्जाम से पहले, तो मेक श्योर तुम हर चीज़ का एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ कि इस चैप्टर को मैं 1 घंटे से ज़्यादा रिविजन के लिए दूंगी ही नहीं या दूंगा ही नहीं, वॉट एवर इट इज़। क्योंकि अगर उस चैप्टर ने तुम्हारा उस दिन उस आवर से ज़्यादा टाइम लिया तो ये मान के चलना कि तुम्हारी रिवीजन उस डे की कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए फेक टाइम टेबल्स तो बिल्कुल मत बनाओ, और जो भी टाइम टेबल बनाओ कोशिश करो कि उसे बहुत ज़्यादा प्रॉपरली फॉलो करो। और कभी कभार ऐसा होता भी है ना कि हम अपने टाइम टेबल को पूरा फॉलो नहीं कर पाते। कभी कभार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि उस दिन हम वो टाइम टेबल कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इसके लिए नेक्स्ट डे में ज़रूर एक्स्ट्रा टाइम रखना 1 से 2 घंटे का, कि अगर पिछले दिन की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई तो उन 1 से 2 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज कि तुमने 21 को अपना गोल बनाया था चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 रिवाइज करने का, और 22 का तुम्हारा गोल था 5 to 10 चैप्टर्स रिवाइज करने का, राइट। अब ये रफली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम से 10 दिन पहले का तुम्हारे पास पहले से टाइम टेबल बना होना चाहिए, ताकि तुम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करो और तुम्हारे सारे चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज हो पाएँ। ठीक है। और सपोज तुमने टाइम टेबल बना लिया कि ये गोल है, इतने चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, और यहाँ पे टाइमिंग 6 AM to 7 AM, फिर 7 to 8, 8 to 9 एंड सो ऑन। तो प्रॉपर तुम यहाँ पे टाइम डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि 2 घंटों में मेरा एक चैप्टर 1 रिवाइज हो जाएगा, फिर यहाँ पे ब्रेक लेनी है, फिर यहाँ पे कुछ लर्न करना है चैप्टर 2 में से जो रह गया था, फिर यहाँ पे चैप्टर 2 को प्रॉपरली रिवाइज करना है एंड सो ऑन, राइट। जो भी तुम्हारा टाइम टेबल बना। अब जो नेक्स्ट डे का टाइम टेबल होगा उसमें ज़रूर कोशिश करना कि तुम 9 to 10, 10 to 11 यहाँ पे एक ऐसे 2 घंटे या 1 घंटे दो जो कि 21 के लिए हो, प्रीवियस डे के लिए हो, कि अगर उस दिन का कोई ऐसा चैप्टर है, कोई ऐसी चीज़ है जो रह गई है, तो वो इन 2 घंटों में तुम कंप्लीट कर पाओ, रिवाइज कर पाओ या लर्न कर पाओ, जो भी, राइट। और मैंने ऐसा क्यों कहा है कि एग्जाम से 10 दिन पहले का टाइम टेबल बना होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम से पहले बहुत बच्चों को ना एंग्जाइटी हो रही होती है, डिप्रेशन हो रहा होता है कि यार कैसे पढ़ेंगे, इतना सारा है और पेपर कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। 10 दिन पहले का अगर तुम पहले से ही टाइम टेबल बना लोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया होगा कि हाँ यार इस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी और तुम एक थोड़ा सा चिल्ड आउट जोन में चले जाओगे। नहीं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बच्चे स्ट्रेस करने की वजह से भी लर्निंग अच्छे से नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये बेस्ट है। और इनफैक्ट 10 दिन ही क्यों, एग्जाम से 15 दिन पहले का टाइम टेबल सारा बना के रखो, ताकि तुम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करो। क्योंकि क्लास 12th ही वो क्लास है जब तुम्हारी पूरी स्कूल लाइफ की मेहनत इन क्लास 12th के मार्क्स से रिप्रेजेंट होती है। तो इसीलिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे सीरियसली लेना शुरू कर दो। ठीक है। टिप नंबर 3, ज़रा अपने बचपन में चले जाओ, रिवाइंड करो, बैक में जाओ और ये सोचो, क्या तुम अपनी डिक्टेशन खुद से लेते थे? क्या तुम ऐसे करते थे कि इंग्लिश की बुक खोली और तुमने एक वर्ड देखा, सपोज तुमने वर्ड देखा अल्फ़ाबेट, अब तुमने उस अल्फ़ाबेट वर्ड को पढ़ा और फिर खुद ही को बोला और फिर अल्फ़ाबेट वर्ड को पेपर पे लिखा और खुद ही उसकी स्पेलिंग चेक करी। हम खुद ही तो स्पेलिंग चेक करते थे अपने वर्ड्स की, पर इसका ये मतलब नहीं हम बुक खोल के खुद ही उस वर्ड को पढ़ रहे हैं। डिक्टेशन का यही मतलब होता है कि कोई और डिक्टेट करेगा और हम उसे लिखते हैं और फिर उसको चेक किया जाता है। और बचपन में भी
जब हमें घर पर डिक्टेशन की प्रैक्टिस करनी होती थी तो हम अपने पेरेंट्स के पास या अपने फ्रेंड्स के पास जाके उन्हें बुक दे देते थे कि इसमें से ये वर्ड बोलो और हम इसे लिखेंगे और फिर उसके बाद आप चेक कर देना या हम खुद चेक कर लेंगे, राइट? यही होता था। उसी तरीके से पॉल साइंस में या किसी भी और लर्निंग सब्जेक्ट में ये रूल बना के चलो कि जब भी तुमने लर्निंग कर ली है, रिविजन भी कर ली है, पर अब भी तुम्हें डाउट है, बहुत बच्चों को होता है, फिर भी डाउट हो रहा होता है कि यार अब हमें याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो बेस्ट तरीका यही है डिक्टेशन वाला, बचपन वाला। दैट इज किसी बड़े के पास चले जाओ, अपने पेरेंट्स के पास या अपने फ्रेंड्स के पास, और उनसे बोलो कि तुमसे ये वाले सवाल पूछें जो तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि पूरी बुक लेके बैठ जाओ कि पूरी बुक के सवाल पूछे, नहीं, जो जो तुम्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से वो उन्हें पहले ही बता दो, और वो सवाल शफल करके पूछेंगे, तुम्हारे ऑर्डर से, तुम्हारे तरीके से नहीं पूछेंगे, अपने तरीके से शफल करके उनकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके पूछेंगे, और फिर तुम देखना क्या तुम उनका सही जवाब दे पा रहे हो या नहीं, क्योंकि वही टेस्ट असल में तुम्हें बता सकता है कि तुमने अच्छे से पढ़ाई करी है या नहीं। ठीक है। टिप नंबर 4, क्योंकि पॉल साइंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं आता तो तुम पूरा पेपर खाली छोड़ोगे, बिल्कुल नहीं आता तो भी अटेम्प्ट करो, कोशिश करो तुम खुद से बना के लिखो। और बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं कि हमसे इतना बड़ा पैरा याद नहीं हो रहा, तो उसको पॉइंट्स में याद करो, पर उसे छोड़ना मत अगर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो। काफ़ी बच्चे ऐसे करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर याद नहीं हो रहा, पैरा में है, तो उसे बाद के लिए छोड़ देते हैं, पेपर से 10 दिन पहले याद कर लेंगे। नहीं, उसे उसी टाइम याद करो, क्योंकि 10 दिन पहले तुम्हें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होगा और तुम्हें हो रहा होगा कि यार कैसे पढ़ेंगे, इतना सारा रहता है, क्योंकि डेफिनेटली पॉल साइंस ही एक सब्जेक्ट नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं और उनमें भी काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हारी रहती होंगी, राइट? सो इसीलिए कोशिश करो जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है उसे पहले से ही याद करके रखो, ताकि एग्जामिनेशन डेज में जाके तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना हो और ऐसे ना लगे कि यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही याद नहीं किया हुआ। ठीक है। टिप नंबर 5, सिलेबस बहुत सारा है और डेफिनेटली कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पहले ही सारी पढ़ाई कर ली होती है, तो उन बच्चों के लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने नोट्स को रेगुलरली रिवाइज करते रहो, क्योंकि अगर तुम हर महीने में, चाहे अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 7 या 8 महीनों में ही सारा याद भी कर लिया होता है, तो उन बच्चों के लिए हर महीने में 2 बार तुम रिवाइज कर ही लो। इससे क्या होगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट सॉलिड होते रहेंगे और बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी एग्जाम में कि तुम्हें लगेगा कि यार याद तो किया था पर याद नहीं आ रहा, क्योंकि अगर तुम रिवाइज करते रहते हो ना तो तुम्हारे दिमाग में चीज़ें ताज़ा रहती हैं, तुम्हें याद रहती हैं वो चीज़ें। इसलिए मेक श्योर कि चाहे तुमने कितनी जल्दी क्यों नहीं याद कर लिया है, पर फिर भी तुम अपने नोट्स को रेगुलरली रिवाइज करो। ठीक है। और सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 12th के पेपर में लीनियंट चेकिंग होती है, पर इसका ये मतलब भी नहीं है कि फ्री में मार्क्स बांट रहे होते हैं, राइट? तो अगर तुम्हें कुछ नहीं भी आता ना तो भी उसमें गाने मत लिख देना, उसमें उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ लिखने की कोशिश करना, क्योंकि 2 चीज़ें हो सकती हैं कि अगर टीचर ने नहीं पढ़ा तो हो सकता है टीचर गलती से उसमें फुल मार्क्स भी दे सकती है, और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर टीचर ने पढ़ भी लिया तो भी, क्योंकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड तुमने कुछ लिखा हुआ है, इसीलिए टीचर भी एक बार सोचेगी कि तुम्हें उसमें कुछ मार्क्स दे दे। पर अगर तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया हुआ, पेपर खाली छोड़ा हुआ है, तो टीचर को भी फिर अनफॉर्चुनेटली तुम्हें 0 देना ही पड़ेगा। ठीक है। तो कोशिश करना लिख के आओ, अटेम्प्ट करके आओ और उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही कुछ लिख के आओ। अगर नहीं भी आता तो गाने मत लिख के आ जाना पेपर में। ठीक है। और पॉजिटिव सोचो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत सोचना, नहीं तो डिप्रेशन में चले जाओगे और इवेंचुअली अच्छे से पढ़ाई कर नहीं पाओगे, पढ़ाई पे फोकस कर नहीं पाओगे, याद नहीं कर पाओगे। ठीक है। और अपना बेस्ट दो, क्योंकि ये आखिरी साल है तुम्हारी स्कूल लाइफ का और यही 12th के मार्क्स होने वाले हैं जो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।